जनवरी 2001 8:46 में भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप का झटका झेला। गुजरात के भुज एरिया में आए इस भूकंप में लगभग 20,000 से ज़्यादा जानें गई। शहर की लगभग 40% बिल्डिंग्स पूरी तरह गिर गई या तो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई। भुज के इस अर्थक्वेक ने न सिर्फ अनगिनत इमारतों को तोड़ा, बल्कि इसने हमारी बहुत बड़ी धारणा को तोड़ा है कि हम सेफ हैं। अक्सर आरसीसी स्ट्रक्चर को बहुत ही सेफ माना जाता है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है कि हम जिस घर में हैं, जिस बिल्डिंग में हैं, वो काफ़ी सेफ रहेगी। लेकिन भुज के इस अर्थक्वेक ने हमारी इस धारणा को तोड़ दिया। इसमें प्रकृति के एक झटके ने हमारी गलत कंस्ट्रक्शन टेक्निक और इंजीनियरिंग की सारी पोल खोल के रख दी। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि आखिर भुज अर्थक्वेक में इतना ज़्यादा नुकसान बिल्डिंगों को कैसे हुआ, आखिर क्या खामियां थी हमारी बिल्डिंगों में, हमारे कंस्ट्रक्शन टेक्निक में, जिससे हमें इतना नुकसान झेलना पड़ा। गुजरात के इस अर्थक्वेक में 1 मिलियन से ज़्यादा स्ट्रक्चर डैमेज हुए। अकेले भुज में ही 40% से ज़्यादा होम्स, 8 स्कूल, 2 अस्पताल, रोड 4 किलोमीटर की रोड, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे स्वामीनारायण टेम्पल, हिस्टोरिकल फोर्ट्स, प्राग महल, आईना महल। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज ने एक इंस्पेक्शन इस पे किया था 250 हेरिटेज बिल्डिंग्स पे। उन्होंने पाया कि ओनली 10% बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि अनडैमेज रही, बाकी लगभग सारी बिल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देखने को मिला। भुज में एक हॉस्पिटल था जिसमें 150 से ज़्यादा पेशेंट थे और इस अर्थक्वेक में वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और सभी की जाने गई। अहमदाबाद, जो कि गुजरात का कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ 80 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है पूरी तरह से कोलैप्स हुई, जिनमें लगभग 7.5 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। कितनी बिल्डिंगों का नुकसान हुआ, कैसा नुकसान हुआ, कितने लोगों की जान गई, अगर इस बारे में हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेन आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि आखिर इतना ज़्यादा ड्रास्टिक आरसीसी स्ट्रक्चर में डैमेज कैसे देखने को मिला, इतनी सारी बिल्डिंगें क्यों कोलैप्स हुई और क्या हमारी इंजीनियरिंग में कमी रह गई थी जिसकी वजह से इतना बड़ा अर्थक्वेक डैमेज हमको देखने को मिला। तो सबसे पहले रेनफोर्स कंक्रीट बिल्डिंग, या कहना चाहिए फ्रेम स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर में बिल्डिंग का पूरा लोड बीम, कॉलम, फुटिंग के द्वारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र होता है। एंड ये रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन आरसीसी बिल्डिंग का ये जो तरीका है, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में इसी तरीके को फॉलो किया जाता है। गुजरात के अर्थक्वेक में भी जो बिल्डिंग डैमेज हुई, उस सिटी में भी अप्रॉक्स G+4 से G+10 के बीच में बिल्डिंग की हाइट वेरीज कर रही थी और इसी फ्रेम स्ट्रक्चर टेक्निक से ही उन्हें बनाया गया था। द बिल्डिंग फ्रेम सिस्टम इज जनरली मोमेंट रेजिस्टेंस which consists reinforced concrete slab, monoholic beams, column, shallow and oscillated footing। मीन्स देखने में तो ये आरसीसी बिल्डिंग एकदम परफेक्ट फ्रेम स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल थी, लेकिन हम जब बिल्डिंग अर्थक्वेक जोन में, जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना थी, ऐसे एरिया में जब हम अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शायद उनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट वहाँ पे उस टाइम फॉलो नहीं किए जा रहे थे। 26 जनवरी 2001 भुज अर्थक्वेक में काफ़ी सारी आरसीसी स्ट्रक्चर को बहुत सारा डैमेज हुआ। इन डैमेज के पीछे का कारण कोई एक नहीं है, कोई एक रीज़न से पूरी बिल्डिंग्स के डैमेज को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी सारे कंबाइंड रीजंस हैं जिसकी वजह से इतने सारे मल्टीपल डैमेज देखने को मिले। जो मेजर कॉजेज़ थे जो बिल्डिंग डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनमें हैं सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लोटिंग कॉलम्स, मास इरेगुलरिटीज़, पुअर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, इनकंसिस्टेंट सिस्मिक परफॉर्मेंस, सॉइल एंड फाउंडेशन इफेक्ट, बाउंडिंग एडजस्टमेंट स्ट्रक्चर एंड इनएडुकेट डक्टाइल डिटेलिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग आगे इस हर एक रीज़न को डिटेल में समझते हैं। सॉफ्ट स्टोरी फेलियर। इन जनरल जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को बनाया जाता है मेट्रोपॉलिटन या फिर सिटीज़ एरिया में, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि वहाँ पे पार्किंग का स्पेस होना चाहिए। तो अक्सर हाई राइज बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर या बेसमेंट फ्लोर्स को हम लोग पार्किंग के लिए ही छोड़ा जाता है और इस पार्किंग स्पेस में स्ट्रिप वॉल चारों तरफ होती नहीं है, वॉल्स की ओपनिंग पूरी छोड़ दी जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार और गाड़ियाँ पार्क की जा सकें। इस कॉन्सेप्ट से पार्किंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होती ही है, साथ में बिल्डर का काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी इसमें बच जाता है। बिकॉज इन पार्किंग स्पेसेस में हम बीच में ब्रिक वर्क्स को अवॉइड करते हैं, हम सिर्फ कॉलम, बीम्स, इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम पूरी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में होती प्रॉब्लम ये है कि नीचे का जो फ्लोर है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वो पार्किंग के लिए ओपन होने की वजह से नीचे अनस्टिफ और ऊपर वाले फ्लोर्स में पूरा ब्रिक वर्क से पैटर्न में कंस्ट्रक्शन किया जाता है।
तो होता यह है कि ऊपर का जो फ्लोर्स हैं वो काफ़ी वेट में भारी होते हैं और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर जो पार्किंग स्पेस है वो थोड़ा लाइट वेट रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सॉफ्ट स्टोरी कॉन्सेप्ट, जिसमें बिल्डिंग का नीचे का हिस्सा हल्का होता है और ऊपर का हिस्सा भारी होता है। तो जब भूकंप के झटके लगते हैं, जब सिस्मिक इसमें झटके, वेव्स इसमें झटके लगते हैं, तो नीचे का हिस्सा हल्का ऊपर का भारी होने से बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब सेकेंड रीजन की तरफ बढ़ते हैं, फ्लोटिंग कॉलम्स। अहमदाबाद और गांधीधाम की ज़्यादातर बिल्डिंगें जो हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया प्लॉट का कवर अप करने का ट्राई करते हैं, जिससे बिल्डअप एरिया उनको एक्स्ट्रा मिले। जो बालकनीज होती हैं वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स के अंदर आती नहीं है, इसलिए अक्सर लोग घरों के आगे बालकनी को ओवरहैंग निकाल लेते हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में ऐसा था कि लोग बालकनीज को बिल्डअप एरिया में काउंट नहीं होता है तो उसको 1.5 से 2 मीटर एक्सटेंड करके ओवरहैंग बीम दे के बालकनीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए फ्लोटिंग कॉलम या डमी कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि बालकनी स्ट्रेंथिंग रहे। तो अक्सर वर्टिकल लोड जब भी पड़ रहा है तो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी में इस कॉन्सेप्ट से कोई भी दिक्कतें नहीं आती, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी में एकदम परफेक्ट रहती है। लेकिन जब बात होती है सिस्मिक वेव्स की, जब भूकंप के झपटे, क्योंकि सिस्मिक वेव हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करता है और अक्सर हम बिल्डिंग को प्लान करते हैं वर्टिकल लोड को बेयर करने के लिए, तो जब हॉरिजॉन्टल लोड इसमें पड़ता है, जब सिस्मिक पड़ती है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट फ्लोटिंग कॉलम्स हम जब देते हैं बिल्डिंग से एक्सटेंड करके, डमी कॉलम जब देते हैं, तो वो उसके लोडिंग कंडीशन को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और ये जो कैंटिलीवर बीम्स हैं, जो फ्लोटिंग कॉलम्स हैं, फ्लोटिंग बीम्स हैं, इसके डैमेज होने का और बिल्डिंग की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ पे बनी हुई बिल्डिंग्स में डैमेज का। अगला रीज़न है प्लेन एंड मास इरेगुलरिटी। फोटो में मैं आपको अहमदाबाद की 2 फेमस बिल्डिंग, मानसी कॉम्प्लेक्स एंड शिखर अपार्टमेंट की कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। भुज अर्थक्वेक में ये दोनों बिल्डिंगें पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। जो मानसी कॉम्प्लेक्स है वो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, जो कि 2 ब्लॉक उसमें थे, 40-40 यूनिट जो है हर एक ब्लॉक में थे और G+10 की इनकी हाइट थी। जो शिखर अपार्टमेंट है इसमें भी 40 ब्लॉक के 40 फ्लैट्स थे और ये लगभग 1 साल ही पुरानी बिल्डिंग थी। इनके पूरी तरह से कोलैप्स होने, डैमेज होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, इनका जो प्लान था वो काफ़ी इरेगुलर साइज़ का था। जो मानसी कॉम्प्लेक्स था वो सी शेप्ड के स्ट्रक्चर में बना हुआ था, जो शिखर अपार्टमेंट था वो यू शेप्ड प्लान था उसका। इनमें कोई एक्सपांसन या सेपरेशन जॉइंट नहीं दिए गए थे। इसी तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स थी जिनके प्लान और मास इरेगुलरिटी की वजह से जो सिस्मिक वेव्स हैं उनका इम्पैक्ट इन बिल्डिंग्स में काफ़ी ज़्यादा पड़ा। अगला बहुत बड़ा रीज़न है पुअर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड करोजन ऑफ रेनफोर्समेंट। द फेलियर ऑफ मेहता चैम्बर, क्रांतिवीर एक्सप्रेस बिल्डिंग, हिमगिरी अपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे ख़राब क्वालिटी की मटेरियल का इस्तेमाल करने और पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, जैसे कि सीमेंट सैंड रेशियो, जिसमें कि सैंड का जो रेशियो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, पुराना स्टील का यूज़ करना, रिसाइकल स्टील का यूज़ करना रेनफोर्समेंट में, और करोजन रेनफोर्समेंट में सरिया में करोजन का होना। करोजन का बहुत बड़ा रीज़न जो है इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर अगर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, पुअर कंक्रीटिंग हो रही है, उसकी प्लेसिंग प्रॉपर नहीं हो रही। तो ऐसी वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग जो कि सिर्फ 5 से 10 साल पुरानी थी, उनमें पुअर क्वालिटी मटेरियल और क्वालिटी कंट्रोल मेथड प्रॉपरली यूज़ नहीं करने की वजह से उन बिल्डिंग में पहले से स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी और भूकंप के झटकों से वो काफ़ी आसानी से गिर गई। पॉन्डिंग ऑफ बिल्डिंग्स, वैसे तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से काफ़ी कम बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी काफ़ी बिल्डिंगों को इस कॉन्सेप्ट, इस कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की वजह से नुकसान हुआ। तो पॉन्डिंग ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? पॉन्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ इरेगुलर रिस्पॉन्स ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट हाइट्स एंड डिफरेंट डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। जब आजू बाजू की बिल्डिंगें अलग अलग हाइट की रहती हैं, उनमें जब हाइट डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आता है, जो छोटी बिल्डिंग रहती है वो एज अ बेस एक्ट करती है और जो बाजू की बड़ी बिल्डिंग रहती है वो एज अ टावर एक्ट करती है। तो जब सिस्मिक रिस्पॉन्स, जब हॉरिजॉन्टल लोड उसमें पड़ता है, तो जो हाई राइज बिल्डिंग होती है वो अपने पास की छोटी बिल्डिंग में एक हैमरिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। तो जो लो हाइट बिल्डिंग है वो अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी ज़्यादा लोड फील करती है सिस्मिक वेव्स के टाइम पे, और जो टॉलर बिल्डिंग रहती है वो मेजर स्टिफनेस डिसकंटिन्यूटी ऑफ एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। पॉन्डिंग इफेक्ट से होने वाले डैमेज को काफ़ी मिनिमाइज किया जा सकता है बाय ड्रिफ्ट कंट्रोल मेथड, बिल्डिंग सेपरेशन है, जो फ्लोर्स हैं एडजेसेंट बिल्डिंग के उनको प्रॉपर अलाइन करना और प्रॉपर कोडल प्रोविज़न फॉलो करना।
अगला रीज़न है इनकंसिस्टेंट सिस्मिक परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग। इस पूरे अर्थक्वेक में डैमेज में काफ़ी ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स पूरी तरह से कोलैप्स हो गई और बहुत सारी बिल्डिंग जो है उनको माइनर डैमेज हुआ। जैसे कि एग्जांपल, अहमदाबाद की एक 4 माले की स्वामीनारायण हायर सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग पूरी तरह से कोलैप्स होगी, वहीं उसके बाजू वाली बिल्डिंग में काफ़ी माइनर ही क्रैक्स देखने को मिले। सिमिलरली बी ब्लॉक ऑफ मानसी कॉम्प्लेक्स जो है वो टोटली उसमें काफ़ी माइनर डैमेज देखने को मिला और वहीं उसके बाजू जस्ट ए ब्लॉक जो था वो टोटली कोलैप्स हो गया। मोर देन 2/3 ऑफ आरसीसी बिल्डिंग जो कोलैप्स हुई वो काफ़ी रिसेंटली बनी हुई थी। तो इन सब एग्जाम्पल से एक बात तो समझ में आई कि वहाँ की बिल्डिंग्स में, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में प्रॉपर सिस्मिक परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन नहीं की गई थी बिल्डिंग्स को। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको छोड़ दिया गया, जैसे कि जो सिटी का साउथर्न पार्ट था उसमें काफ़ी सारे लेक्स, तो लेक्स के आजू बाजू जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो टोटली कोलैप्स हो गई। इसका मतलब ये समझ में आया कि वहाँ शायद कंस्ट्रक्शन के टाइम पे सॉइल बेरिंग कैपेसिटी एंड अदर फैक्टर्स की अनदेखी की गई होगी। तो टोटली ये 6 मेजर कारण थे जिनकी वजह से ज़्यादातर बिल्डिंग जो डैमेज हुई या कोलैप्स हुई, उनके पीछे इन्हीं 6 कारण का, यही 6 मेन रीजंस थे। दोस्तों, इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर बाय पंकज अग्रवाल एंड मनीष श्रीखंडे, इस बुक से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। ये बुक टोटली डेडिकेटेड है ओनली भुज अर्थक्वेक में होने वाले डैमेजेस को काफ़ी डिटेल में इन्होंने स्टडी किया हुआ है। साथ ही सिस्मिक रिस्पॉन्स ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन इस पर दिया गया है। सिस्मोलॉजी क्या होती है, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्डिंग्स को जब डिज़ाइन करना है तो किस तरह से हम उसमें सिस्मिक लोड का कैलकुलेशन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर का हमको ध्यान रखना है, कौन से कोड्स को फॉलो करना है, इसकी पूरी डिटेल इस बुक में दी गई हुई है। और अगर आपको सिस्मिक स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से समझना है, बिल्डिंग को सिस्मिक डिज़ाइन करने के बारे में अगर आपको समझना है तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ भुज अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कि वहाँ की बिल्डिंग की फेलियर्स के पीछे क्या रीज़न था। तो आप जिस भी एरिया में रह रहे हैं वो आपका एरिया कौन से जोन में आ रहा है, कौन से अर्थक्वेक जोन में आ रहा है, वहाँ किस तरह की सेफ्टी हमको प्रिकॉशंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लेने चाहिए, आपके इंजीनियर प्रॉपर उस तरह का उसमें डिज़ाइन किया ही नहीं किया है, सिस्मिक लोड का कैलकुलेशन क्या आपके एरिया में कंपलसरी है, ज़रूरी है, और अगर है तो वो सारे नॉर्म्स, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड की गई नहीं चाहिए। तो आज ही अपने एरिया को आप आइडेंटिफाई करिए कि वो कौन से सिस्मिक जोन में आता है और आपकी बिल्डिंग, आपका अपार्टमेंट या आपका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स क्या उस सिस्मिक रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है या नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।